नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। परवल की खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं। फिलहाल इसकी शदरकालीन फसल की रोपाई का समय चल रहा है। अगर आप भी परवल की खेती करने जा रहे हैं तो अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और रोपाई के समय किन किन बातों पर ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब अगस्त और सितंबर का महीना चल रहा है और ये एक उपयुक्त समय माना जाता है परवल की खेती के लिए। और परवल की खेती से पहले कि कैसे लगाएं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो जो अगर हम इस एरिया की बात करें जो नदर्न इंडिया है, तो हमारे पास राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, हमारे पास स्वर्ण रेखा है, फिर हमारे पास स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण सुरुचि है। ये जो प्रभेद हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं और इनकी उपज भी अच्छी पाई गई है। अब प्रभेद सिलेक्शन के बाद हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह की मिट्टी में आपकी जो परवल की है खेती हो सकती है। तो परवल की खेती हमें हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें करनी चाहिए। वैसे हर प्रकार की जो मिट्टी है उसमें हो जाती है, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका परवल है वो आपका अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस है उसको सहन नहीं कर पाता है। तो ऊंची जो ज़मीन है और बलुई दोमट मिट्टी जो हुई और जल निकास वाली जो जगहें हैं ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। परवल को उगाने से पहले खेत में कम से कम 3 जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाएं। अगर हम परवल को ऊंची भूमि पर बो रहे हैं तो 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोद लें। परवल का उत्पादन जड़ों की कटिंग करके रोपाई की जाती है। परवल की रोपाई जड़ों की संख्या के आधार पर होती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2500 से 3000 जड़ों के टुकड़ों की जरूरत होती है। परवल की जड़ों के टुकड़े की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। समतल भूमि पर इसकी जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर बोया जाता है, जबकि गड्ढों या नालियों की मेढ़ों पर इसे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। फिर हमें आपका जो परवल है उसको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो हमें कम से कम 1.5 मीटर की रखनी चाहिए। 1.5 से 2 मीटर की भी रखते हैं कहीं कहीं जगह पर। और जैसा कि जब आप लगा लेंगे तो आपको उसमें थाला बनाना चाहिए। हर एक पौधे के अराउंड में पेरिफेरी में 1 फीट के आकार का आपको थाला बना लेना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी पोषक तत्व हैं उसमें दिए जा सकें। अगर मैं पोषक तत्व की बात करूं, अगर पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रति थाला जो देना है वो हमें 20 ग्राम डीएपी देना है। फिर 200 से 250 ग्राम नीम की जो खल आती है वो हमें उसमें देनी है, और 1 किलो आपकी जो गोबर की खाद होती है वो हमें उस थाले में मिला देनी चाहिए। परवल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए परवल की बुआई से पहले अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद की 20 से 30 टन की मात्रा को मिला दें। इसके अलावा 50 किलो नीम की खली और 50 किलो अरंडी की खली को आपस में मिलाकर खेत की मिट्टी में मिला दें। इन सभी खादों के मिश्रण को खेत में मिलाने के बाद जुताई कर दें और फिर परवल की रोपाई करें। देखिए, जो आपका परवल है इसमें जो नर और मादा जो फूल है वो अलग अलग पौधे पर आता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नर और मादा का जो रेशो है वो 1:19 या 1:20 होना चाहिए। तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो अगर बीज के थ्रू आपका परवल लगाते हैं तो उसमें यही समस्या होती है कि उसमें जो नर या फिर मादा उसके जो पौधे हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो मचान वाली विधि है जिसमें कि हम लताएं यूज करते हैं आपके बोने के लिए, उसमें ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि 1 नर और 20 मादा के पौधे का जो हमें अनुपात है वो मेंटेन
करना चाहिए। फिर आप देखिए कि आजकल जो है कि बारिश नहीं हो रही है और जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो तापमान बढ़ने की वजह से जो नमी है वो जल्दी जल्दी वहाँ से खेत से चली जाती है। तो कृषक बंधुओं को चाहिए कि वो अपने खेतों पर जाकर भ्रमण करें और भ्रमण करते हुए देखें कि कहीं पर नमी की कमी तो नहीं है, और अगर नमी की कमी दिखती है तो हमें हल्की हल्की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। परवल की खेती में मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कटिंग या जड़ों की रुपाई के बाद यदि मिट्टी में नमी हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम। जब लताएं ऊपर की ओर फैलती हैं तो अनचाहे उगे हुए खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठंड का मौसम समाप्त होते ही पौधे की जड़ों के पास निराई गुड़ाई करके मिट्टी गीली करके पोली कर देना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि जब कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, जो फ्रेश कल्ले होते हैं आपके परवल के, वो अगर निकलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें मचान बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मचान बनाने के लिए हमें जो पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी रखनी है वो 2 मीटर की रखनी है, और जब हम खंबे गाड़ देते हैं 2 मीटर की दूरी पर, फिर हमें उसके बीच में सुतली से हमें इस प्रकार से बनाना है कि एक मचान तरह का आपका क्रिएट हो जाए। तो मचान हमें बना लेना चाहिए। जो मचान है इसमें आपको देखना है कि बहुत ही मजबूत बने, क्योंकि अगर आगे आने वाले टाइम में वर्षा होती है तो वो उसमें टिकना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक मचान से दूसरे मचान के बीच में हमें 50 सेंटीमीटर का जो रास्ता है वो भी छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो दबा छिड़कने का जो मतलब रास्ता है वो वहां से मिल पाए। जो भी अलग सस्य क्रियाएं हैं वो भी हमारी उसके थ्रू हो पाए। प्रदेश के बहुत से किसान खेती-बाड़ी के साथ साथ डेयरी व्यवसाय करते हैं और इससे लाभ भी कमाते हैं, लेकिन कई बार सही प्रबंधन के अभाव में पशुओं में कई समस्याएं आने लगती हैं। ऐसी ही एक समस्या है दुग्ध ज्वर की, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में होती है और समय रहते इसका सही इलाज न करने पर पशु या तो दूध देना बंद कर देता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। ऐसे नुकसान से बचने के लिए आप पशुओं को दुग्ध ज्वर से कैसे बचाएं, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। आज के समय में अब पार्चुरेशन का समय है, मतलब गाय को बच्चा देने का समय अभी सबसे फेवरेबल समय रहता है। तो इस समय जो हाई एल्डर होते हैं, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय होती है, उसमें एक बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर। इसका नाम से आपको लग रहा होगा कि इसमें फीवर आती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें फीवर नहीं आती है। लेकिन मिल्क मतलब दूध से रिलेटेड है, मतलब कि ये बीमारी जो होती है वो गाय को बच्चा देने के तुरंत बाद होती है या 3 दिनों के बाद, 72 घंटे के बाद होने की संभावना अधिक बनती है, इसलिए इसको मिल्क फीवर नाम दिया गया है। दूध ज्वर रोग को मिल्क फीवर एवं दुग्ध बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के लिए ये रोग बहुत घातक सिद्ध होता है। गाय भैंस में प्रसव के 2 से 3 दिनों के अंदर इस रोग के होने का खतरा अधिक होता है। समय रहते यदि पशुओं का इलाज नहीं किया गया तो पशुओं की मांसपेशियों में लकवा भी हो सकता है। ये रोग रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कोलेस्ट्रम में रक्त से 12 से 13 गुना अधिक कैल्शियम होता है। प्रसव के बाद कोलेस्ट्रम के साथ अधिक मात्रा में कैल्शियम शरीर से बाहर आ जाता है। प्रसव के बाद अचानक कोलेस्ट्रम निकल जाने के बाद हड्डियों से शरीर को तुरंत कैल्शियम नहीं मिल पाता। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण भी ये रोग होता है। पशुओं के आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता में अचानक कमी आने से भी इस रोग के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके प्राइमरी लक्षण जो होते हैं इस स्टेज में क्या होती है कि इसमें कैल्शियम की मुख्य रूप से कमी हो जाती है। एक्चुअली होती क्या है कि गाय अभी नॉर्मल स्टेज में है, एकाएक जो दूध देना शुरू करती है और कोलेस्ट्रम जो होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक निकलती है, यानी शरीर से एकाएक 20 से 30 ग्राम अधिक कैल्शियम निकलना शुरू हो जाती है, जिसको कि शरीर मेंटेन नहीं कर पाती है, मतलब उतना नहीं निकाल पाती है अपने बोन से या अपने फीड से, जिसके कारण क्या
होती है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है और कैल्शियम की मात्रा कम होने के कारण उसके मसल कमज़ोर हो जाते हैं। यही लास्ट स्टेज में आने पर वो पैरालिसिस जैसी स्थिति आ जाती है और जानवर मर भी जाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से न्यूट्रिशन की मतलब पोषण की कमी का ये बीमारी है। पशुओं में दूध ज्वर रोग 3 अवस्थाओं में होता है। दूध ज्वर रोग की पहली अवस्था में पशु प्रसव से पहले उत्तेजित हो जाते हैं, खाना पीना बंद या कम कर देते हैं, पशुओं के दांत किटकिटाने लगते हैं, पशुओं के शरीर एवं पिछले पैरों में अकड़न की समस्या शुरू हो जाती है, आंशिक लकवे के कारण पशु गिरने लगते हैं। दूसरी अवस्था में पशु गर्दन मोड़कर बैठे रहते हैं, पशुओं को उठने एवं खड़े रहने में कठिनाई होती है, पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्य से कम हो जाता है, रोग से प्रभावित पशुओं के पैर और शरीर ठंडे हो जाते हैं। तीसरी अवस्था में पशु ज्यादातर समय फर्श पर लेटे रहते हैं, पशु बेहोशी की हालत में आ जाते हैं और उनका शारीरिक तापमान कम हो जाता है। अधिक समय तक बैठे रहने के कारण पशुओं में आफरा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको यदि ये लक्षण हल्का दिख जाए या आपको गाय को हमेशा हो रही है, पिछले बार हो चुकी है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लक्षण हल्का दिखे उसी समय ओरल सप्लीमेंट कैल्शियम का देना शुरू कर दीजिए, जो कि कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के रूप में होनी चाहिए। और जब भी कैल्शियम का सोर्स दें तो क्लोराइड और सल्फेट के रूप में दें। आप कभी भी चूँकि जो लिक्विड अभी मार्केट में ज़्यादातर उपलब्ध है वो कैल्शियम प्रोपिनेट के रूप में उपलब्ध है, जो कि आप देंगे तो अधिक मात्रा में देनी पड़ेगी और उससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है प्रोपेनिक एसिड होने के कारण, जो कि उस स्टेज में ग्लूकोज की मात्रा हाइपरग्लाइसेमिक ऑलरेडी गाय रहती है। इसलिए कैल्शियम प्रोपिनेट के फॉर्म में जो रहती है उसका उपयोग नहीं करें आप बोलस के रूप में, या कोई भी पाउडर बना के कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग करें। इसके बाद और इस स्टेज में कभी भी इंजेक्शन देने की आवश्यकता नहीं और कोशिश भी नहीं करें। ओरल सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, इसमें कभी ओवरडोज होने की संभावना आपको नहीं बनेगी। इसके बाद जब सेकेंड स्टेज में आ जाती है तब इसमें आपको आईवी देना पड़ेगा, मतलब नस के द्वारा 500 ml कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। तो चूँकि इसमें बोरिक एसिड होती है जो कि उसको स्टेबलाइज कर कैल्शियम ग्लूकोनेट को स्टेबलाइज करती है, तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दें। ये 500 ml यदि आप देते हैं तो उसको 11 से 12 ग्राम कैल्शियम मिल जाएगी। इतनी कैल्शियम ही उस जानवर के लिए कैल्शियम को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। प्रसव से 3 महीने पहले पशुओं के आहार में अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस शामिल करें। पशुओं के आहार में सूखी घास एवं हरा चारा भी शामिल करें। प्रसव के बाद पशुओं को संतुलित आहार का सेवन कराएं। इस रोग के लक्षण नजर आने पर तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श करें। मार्केट में बहुत सारे कम्बिनेशन ऐसे उपलब्ध हैं, बहुत अच्छे कम्बिनेशन और बहुत इलेक्ट्रोलाइट के साथ उपलब्ध हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। केवल इसी से काम चला सकते, चूँकि कैल्शियम की कमी को हमको पूरा करना है। उसके बाद ओरल जो होती है उसको चालू रखिए और आपकी गाय को तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगी। इस बीमारी का सबसे बड़ी डायग्नोसिस यही है कि यदि 500 ml आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट उसको आईवी चढ़ा देते हैं तब वो तुरंत रिस्पॉन्स देगी, मतलब तुरंत वो जानवर खड़ी हो जाएगी यदि इसकी कमी है तो। जूट, जिसे किसान पटसन या पाट के नाम से जानते हैं, हमारे राज्य के कोसी क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने समय से इसकी बुआई की थी उनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो गई है। लेकिन इस फसल से अच्छा लाभ लेने के लिए कटाई से लेकर रेशा निकालने तक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो किसान जूट की कटाई से जुड़ी तकनीकी बातों के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जूट की खेती व्यापारिक इस्तेमाल के लिए नकदी फसल के रूप में की जाती है। जूट का पौधा रेशेदार पौधा होता है जिसे पटसन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे की लंबाई 6 से 10 फीट तक पाई जाती है और इसके पौधे को सड़ाकर इसके रेशे तैयार किए जाते हैं, जिनसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसके रेशों का इस्तेमाल बोरे, दरी, टाट, तंबू, तिरपाल, रस्सियां, कपड़े और कागज इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। जूट की फसल से अच्छी आमदनी हो, इसके लिए फसल की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी ध्यान देने की जरूरत है।
क्योंकि रेशों की क्वालिटी पर ही इसका दाम निर्भर करता है। फिलहाल जूट की फसल कटाई योग्य हो गई है और कई किसान कटाई के काम में जुट गए हैं। जैसा कि ये जूट का जो फसल है ये लगभग 120 से 150 दिनों का होता है। जिन किसान भाइयों में ने मार्च अप्रैल में जो अपना जूट का फसल लगा रखी होगी उनका जो है जूट का फसल जो है अभी कटाई के कगार पे होगा। इसमें जो है फूल बनने के पूर्व से लेके फली बनने की अवस्था तक जो है इसकी कटाई कर सकते हैं। आमतौर पर जूट की फसल बुआई के 120 से 130 दिन यानी लगभग 4 महीने में परिपक्व हो जाती है। ये अवधि किस्मों पर भी निर्भर करती है। पाट के पौधों में जब फूल आने लगे या कलियां बनने लगे तब फसल की कटाई करना उचित रहता है। जब पौधों के तनों में खुरदुरापन आने लगे और तनों का रंग हल्का भूरा होने लगे तब ये समझना चाहिए कि फसल कटाई के योग्य हो गई है। कटाई के दौरान कुछ सावधानी को बरतना भी जरूरी है, जिनमें प्रमुख है कटाई के लिए उपयुक्त औजार का प्रयोग। आमतौर पर किसान पौधों की कटाई किसी भी औजार से करते हैं, लेकिन कटाई के लिए हमेशा तेज धार वाले हंसिए का प्रयोग करना चाहिए और पौधे की कटाई तने को थोड़ा तिरछा लेकर करनी चाहिए। तने की तिरछी कटाई करने से पौधों के सड़ने में मदद होती है। इसमें जो है सो कटाई के लिए भूमि की सतह से जो है जूट के जो फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद जो है इसको 2 से 3 दिन जो है सो खेत में जो है सो सुखा दिया जाता है ताकि इसके जो पत्तियां है वो झड़ जाए। उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें जो है सो रैटूनिंग की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं। इससे जो है सो इसमें जो है सो जूट से जो है फाइबर का जो एक्सट्रैक्शन होता है रेशा का, इसी को हम लोग रैटूनिंग कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को जो है हम लोग शुरू करते हैं। उचित टाइम पर कटाई करने के बाद इसके पौधों की छटाई की जाती है। छटाई के दौरान असमान लंबाई वाले पौधों को अलग करके उनके अलग अलग बंडल बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद इन बंडलों को 2 से 3 दिन तक खेत में पत्तियों के सूखने तक छोड़ दिया जाता है। पत्तियों के सूखने के बाद उन्हें झाड़ दिया जाता है। तनों के बंडलों का पेड़ या बांस के सहारे खड़ा करके सुखाना चाहिए। जूट की पौधों की कटाई के बाद उन्हें सड़ाकर रेशे निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके फसल को किसी अच्छे पानी वाले तालाब पर ले जाते हैं। ध्यान रखें कि जिस जल स्रोत का चयन करें उसकी गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। पानी में पौधों को सड़ाने के लिए इस प्रकार डालें कि वो पानी की मध्य सतह पर रहे। पौधों को दबाने के लिए अक्सर मिट्टी या केले पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पाट के रेशों में दाग बन जाते हैं। जब पाट के पौधों को सड़ाने के लिए तालाब में डालते हैं तब उस पर क्राइजप सोना नामक जीवाणु का छिड़काव कर देना चाहिए। ये पौधों को सड़ाने में काफी मदद करता है। तो जूट से पौधे से जो रेशा अलग करने की प्रक्रिया है ये बेसिकली जो है सो जल और जीवाणु दोनों पे आधारित है। इसके लिए जो तापमान जो है सो इसमें बहुत आवश्यक होता है। इसमें 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके लिए जो है सो आवश्यकता होता है। हम लोग जो है सो जूट के जो बंधे हुए गठरों को जो है पानी में 15 दिनों तक जो है इसको डुबा के रखते हैं। पानी में बंडलों को 20 से 25 दिन तक डुबोने के बाद उन्हें बाहर निकालें। इसके बाद इन सड़े हुए पौधों से रेशों को निकालकर उन्हें बहते हुए पानी में धोकर साफ कर लें। रेशों को साफ करने के बाद उन्हें किसी लकड़ी पर 3 से 4 दिन तक तेज धूप में सुखाते रहें। तेज धूप में रेशों को सुखाने के दौरान उन्हें बार बार उलटते पलटते भी रहें ताकि रेशे अच्छे से सूख जाएं और उनमें नमी की मात्रा ज्यादा न रहे। एक मजदूर जो है 8 घंटे में लगभग 40 से 50 किलो रेशा जो है सो निकाल सकता है। उसके रेशा में जो है सो हम लोग का जो है 6 से 10 फुट तक जो है रेशा जो है इसमें से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेशों में नमी की बात करें तो 6 से 10% तक नमी की हो सकती है। इसकी जूट से जो रेशा का उपज है वो लगभग जो है सो प्रभेद पे डिपेंड करता है, लेकिन वो 20 से 25 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाता है। और हाई यील्डिंग वैरायटी लेते हैं तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ सकता है। इसके रेशों को सुखाने के बाद इन्हें बंडल के रूप में संग्रहित कर लें, क्योंकि ज्यादा टाइम तक बिखरे हुए रेशों में गुणवत्ता की कमी हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं, जिनका बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलता। जूट की खेती लगभग 5 महीने की होती है। इसके पौधों की उचित देखभाल कर इसकी 1 हेक्टेयर खेती से 30 से 35 मन पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिससे किसान भाई एक बार में लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोलाघाट, जिला बक्सर के कृषक विजेंद्र सिंह ने।
ये अरहर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विजेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, अभी आपने अरहर लगा लिया होगा। हम सभी जानते हैं कि बरसात की ये दलहन महत्वपूर्ण फसल है अरहर, और हमारे प्रदेश में इसकी खेती बहुतायत क्षेत्रफल में की जाती है। दलहनी फसलें लगाने से मिट्टी की उपज शक्ति को उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों को सुधारने में सहायक होती हैं। इनको लगाने से जमीन में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और मृदा का सुधार भी होता है। साथ ही साथ अभी बहुत ज्यादा समस्या घास का, खरपतवार का बहुत ज्यादा समस्या नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड जो इमाजेथाइपर है, जो 20 से 30 दिनों बाद हम देते हैं बुआई के। तो अरहर में इमाजेथाइपर दवा आप करीब 1 लीटर पानी में करीब 1.25 से 1.5 मिलीलीटर, मतलब हम हेक्टेयर में 750 मिलीलीटर बोलते हैं, तो आपको हम 1 लीटर पानी में बता रहे हैं कि आपको 1.25 से 1.5 उस दवा का इस्तेमाल करने की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है, बहुत तुरंत में आपको करनी चाहिए। इससे सारे खरपतवार का विनाश हो जाएगा और आपका जो फसल है, जो अभी घास नजर आ रहा है आपके खेत में, वो घास गायब हो जाएगा और फसल लहलहा उठेगी, उसका बढ़वार बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आपको अगले 15 दिन बाद क्या करना होगा, 15 दिन 20 दिन बाद आपको मिट्टी जो है उसको चढ़ाना होगा पौधे के पास। मिट्टी को चढ़ा देने से ये फायदा होगा कि, और जब आप चढ़ाएंगे तो कभी भी यूरिया का इस्तेमाल नहीं करें, आप डीएपी की थोड़ी मात्रा इस्तेमाल करें। तो इससे ज़्यादा पानी होने पे आगे हो सकता है कि ज़्यादा पानी की संभावना हो, तो अर्दिंग अप जो आप करेंगे, मिट्टी चढ़ाएंगे पौधे के ऊपर, तो उससे उसकी सुरक्षा होगी। ज़्यादा नमी होगा तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। या कई बार कम नमी में भी अगर आप मेड़ पे बुआई करते हैं तो उसका भी उसको फायदा मिलता है। अरहर का बंझा रोग या रोग विषाणु जनित रोग है। इस रोग का संचरण एक कीट के द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों की बात करें तो पौधा बौना रह जाता है एवं पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। पत्तियों का आकार सामान्य से काफी छोटा हो जाता है तथा उन पर अनियमित आकार की हल्की पीली एवं गहरी चित्तियां पड़ जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं तथा इनमें अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जिससे यह झाड़ी नुमा दिखने लगता है। ग्रसित पौधे में प्रजनन अंगों का विकार रुक जाता है, जिससे इसमें फूल एवं फलियां नहीं बनती हैं। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जाति का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारित करके ही बुवाई करें। दूसरी मुझे बात करनी है आपसे कि अगर कहीं भी कीड़े मकोड़े की समस्या दिख रही है, आज मैं गया था अपने रिसर्च फील्ड में, वहाँ मैंने पाया कि कुछ कीड़े का और कुछ बीमारी का भी प्रकोप है। तो ऐसे में आपको दवा का छिड़काव बड़ा ही ज़रूरी है। क्लोरोपाइरिफास दवा 1 से 2 मिलीलीटर दवा आप 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें, जो अभी से 15-20 दिन 25 दिन बाद तक भी आप कर सकते हैं। मुझे आपको अरहर के बारे में बतानी थी, जो आने वाले 15-20 दिनों तक आपको करने की आवश्यकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892